टू मरीनर्स पॉइंट। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमयू क्लास 4 मोटर रिटेन क्वेश्चन पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग 1 से 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। हम लोग यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आज 10 क्वेश्चन। तो हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई इज इट इसेंशियल टू रिन्यू टर्बो चार्जर बेरिंग आफ्टर ए प्रीसेट नंबर ऑफ आवर। टर्बो चार्जर का बेरिंग का चेंज करने का एक टाइम दिया रहता है, वो हमारे मैनुअल में दिया हुआ रहता है। तो प्रीसेट नंबर ऑफ रनिंग आवर के बाद क्यों चेंज हम लोग करते हैं, यहाँ ऑप्शन है उसके अनुसार हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि अगर देखने में परफेक्ट कंडीशन में है फिर भी हम लोग यह इसेंशियल क्यों रहता है चेंज करने के लिए। इसीलिए रहता है क्योंकि जो बियरिंग है उस पर हमेशा लोड लगते रहता है कंटिन्यूअस। इसका आपका आंसर बी होगा। वो क्यों बी होगा? बी है बिकॉज दे आर ऑब्जेक्टेड टू साइक्लिक लोडिंग एंड आर प्रोन टू फेलियर ड्यू टू मेटल फटिग। फटिग क्या होता है, पहले हम लोग टर्म पकड़ लेंगे तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा। फटिग होता है कि इनिशिएशन एंड प्रोपगेशन ऑफ क्रैक इन ए मटेरियल ड्यू टू साइक्लिक लोडिंग। अगर कंटिन्यूअस लोड लग रहा है किसी बॉडी पे, उसमें क्या होगा कि टाइम के साथ क्रैक डेवलप हो जाएगा, और क्रैक इनिशिएशन को हम लोग फटिग बोलते हैं। वो क्योंकि वो मतलब वो क्रैक बड़ा हो जाएगा टाइम के साथ। वो लिखा हुआ वंस फटिग क्रैक इज इनिशिएटेड इट ग्रो ए स्मॉल अमाउंट विथ ईच लोडिंग साइकिल टाइपिकली प्रोड्यूसिंग स्ट्रेंसन ऑन सम पार्ट्स ऑफ द फ्रैक्चर सरफेस। ओके, तो हम फटिग किसको बोलते हैं? स्मॉल क्रैक डेवलप्ड इन द बॉडी ड्यू टू कंटिन्यूअस लोडिंग। ओके, अब साइक्लिक लोडिंग किसको बोलते हैं? साइक्लिक लोडिंग बोलते हैं लोड डेट अप्लाइड रिमूव्ड रिपीटली, उसको हम लोग साइक्लिक लोडिंग बोलते हैं। उसका अनदर डिफिनीशन भी है। साइक्लिक लोडिंग इज डिफाइंड एज कंटिन्यूअस एंड रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ लोड ऑन ए मटेरियल और ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। उसके कारण क्या होगा? लीड्स टू क्रैक और एंड अल्टीमेटली काउज फटिग टू द मेटल और मटेरियल। तो हमारा जो बेरिंग है, जनरल बेरिंग को ही ले लेते हैं। इस पर जो हमारा पिस्टन है, पिस्टन से ये हमारा पिस्टन है, यहाँ हमारा फाइनल हम लोग जनरल बेरिंग को कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस पर लोड क्या हो रहा है? लोड तो कंटिन्यूअस लग रहा है, लेकिन कंबसन के अनुसार कंबसन जब होता है उस टाइम एक्सपेंशन टाइम ज़्यादा लोड लगता है, फिर लोड हटता है जब सक्शन होता है। तो इस पर लोड और इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तो एक साइक्लिक लोडिंग लग रहा है बेरिंग पे, ओके, जिसके कारण टाइम के साथ क्रैक डेवलप होगा, जिसको फाइनल हम लोग फटिग बोलते हैं। तो इसी कारण से हम लोग को जब समय के साथ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम लोग को बेरिंग चेंज करना पड़ता है। किसका? टर्बो चार्जर का। वो तो हम लोग जनरल बेरिंग का समझाते हैं, लेकिन यहाँ टर्बो चार्जर का बेरिंग की बात किया जा रहा है। तो क्यों हम लोग चेंज करते हैं? क्योंकि सर्टेन लोड लग रहा है, उसके कारण सर्टेन लोड के कारण हम क्रैक डेवलप हो जाएगा, या हम लोग कह सकते हैं फटिग। इसीलिए अगर दूसरा ऑप्शन हम लोग देखें तो कह रहा है कि ड्यू टू प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर, क्योंकि वो तो हमेशा टर्बो चार्जर जो बेरिंग है वहाँ लुब्रिकेशन होता है, वहाँ टेम्परेचर कुछ होता है। तो अगर परफेक्ट कंडीशन देखने में भी लगेगा, उस टाइम पे भी तो रहेगा और पहले भी रहेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि सर्टेन पीरियड टाइम के पहले भी टेम्परेचर होगा, उस टाइम में भी फेल होने का चांस है। सो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। इट इज़ नॉट इसेंशियल टू रिन्यू, इट इज़ इसेंशियल टू रिन्यू बिकॉज इट इज़ मेंशन इन मैनुअल टू चेंज लूब वाल कंटेमिनेशन। ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगर अच्छे से भी हम लोग लूब वाल चेंज भी करेंगे समय के साथ, फिर भी हम लोग को सर्टेन पीरियड के साथ ड्यू टू साइक्लिक लोडिंग चेंज करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पर रोटरी और रैम टाइप का स्टीयरिंग गियर का प्रेशर पूछ रहा है कि किसमें हाई प्रेशर होता है। तो रैम टाइप में हाई प्रेशर होता है,
इसका एक्सप्लेनेशन है रैम टाइम स्टीयरिंग गियर अरेंजमेंट प्रोड्यूसेस कंसिडरेबली हाई वैल्यू ऑफ टॉर्क, और टॉर्क भी रैम टाइप ज़्यादा करता है गिवन अप्लाइड बाय द हाइड्रोलिक वाल प्रेशर 100 बार टू 170 बार, बट इन रोटरी वेन टाइप 60 to 100 बार। बट वाट आर द एडवांटेज ऑफ रोटरी वेन? एडवांटेज है यहाँ पर कि ये जो स्पेस बहुत कम लेता है, ओके, रिक्वायर्ड स्पेस कम लेता है, और सेम अमाउंट ऑफ टॉर्क भी हम लोग लेस हाइड्रोलिक प्रेशर से हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। रिक्वायर्ड लेस हाइड्रोलिक प्रेशर एंड दस पावर प्रोड्यूसिंग द सेम अमाउंट ऑफ टॉर्क एज ए रैम टाइप, ओके। तो प्रेशर, हाइड्रोलिक प्रेशर रैम टाइप में कम होगा, और इसका एडवांटेज है, और आपका स्पेस भी कम लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब टर्बो चार्जर में जो कंप्रेसर और टरबाइन होता है किस तरह का, इसमें क्वेश्चन है कि कंप्रेसर है वो किस तरह का फ्लो होता है, रेडियल फ्लो और एक्सियल फ्लो। तो दोनों में रेडियल फ्लो ही होता है। मॉडर्न मरीन टर्बो चार्जर कंप्रेसर और टरबाइन साइड दोनों रेडियल फ्लो ही होता है। हम इसको समझेंगे थोड़ा कि एक्सियल फ्लो का क्या होता है। ये आपका शाफ्ट है और ब्लेड है, तो जो फ्लो ऑफ एयर होगा एलोंग द शाफ्ट होगा तो हम लोग उसको एक्सियल फ्लो कहेंगे। ये हम लोग को टरबाइन में, टर्बो चार्जर में नहीं हो जाता है, ओके। वो जेट और दूसरे पावर प्लांट में होते हैं उसमें यूज किया जाता है, जहाँ पर आपको प्रेशर ड्रॉप और समथिंग एल्स के लिए यूज होता है, ओके। बट इन द कंप्रेसर एक्सियल फ्लो, कंप्रेसर समझें, फ्लो आपका एक्सिस के अलोंग होना चाहिए, तो ये फ्लो नहीं होता है टर्बो चार्जर में, अपना कंप्रेसर में। रेडियल फ्लो क्या होता है? रेडियल फ्लो सिंपल आपका कंप्रेसर है, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल है, पंप है, वहाँ पर वेंस रहता है, तो वहाँ पर क्या होता है फ्लो, अगर ये आपका शाफ्ट है एलोंग अगर मानते हैं, ये आपका शाफ्ट है, तो जो आपका वेंस बना होता है, तो एयर इधर बाहर निकलता है ना एयर, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है और प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो एलोंग द एक्सिस नहीं हो रहा है, ये आपका एक्सिस है बट ये परपेंडिकुलर हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको रेडियल फ्लो बोलते हैं, ओके। अब ये होता है मिक्स फ्लो। क्या होता है मिक्स फ्लो? रेडियल और एक्सियल, यहाँ पर आपका रेडियल हो रहा है और यहाँ एक्सियल हो रहा है, तो ये मिक्स फ्लो। तो आपका टर्बो चार्जर का कंप्रेसर में ये नहीं होता, रेडियल फ्लो यूज होता है हम लोग का, ठीक है। और टर्बो फ्लो क्या होता है? ये लेमिनार फ्लो होता है और टर्बुलेंस, कुछ रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा बीच में, वो हम लोग को टर्बुलेंस, ऐसा एयर का फ्लो एक डायरेक्शन में नहीं होगा, ओके। आप यहाँ देख सकते हैं। तो हम लोग एक्सियल, रेडियल, टर्बो और मिक्स फ्लो देख लिए। तो हमारे कंप्रेसर में जो टर्बो चार्जर का दोनों कंप्रेसर साइड और टरबाइन साइड दोनों में हमारा रेडियल फ्लो यूज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसएडवांटेज ऑफ वाटर एज ए कूलिंग मीडियम। यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम लोग वाटर को अगर हम लोग कूलिंग मीडियम यूज करेंगे तो क्या क्या तो उस वाटर को हम लोग केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, थर्मल स्ट्रेस भी होगा क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी वाटर का ऑयल से ज़्यादा होता है, तो अगर ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा तो टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा तो वहाँ पर थर्मल स्ट्रेस लगेगा ही। पिस्टन ऑफ मोर कम्प्लीट, डिजाइन भी पिस्टन का कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो ये आपका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। लेकिन मेन डिसएडवांटेज क्या है जो आप देख सकते हैं कि वाटर ऑयल से मिक्स ना हो जाए, क्रैंकेस जो ऑयल हो उससे मिक्स ना हो जाए, उसके लिए हम लोग को कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो मेन डिसएडवांटेज वाटर का यही है। द पिस्टन कूलिंग वाटर कन्वे पिस्टन अटेंडेंट गियर मस्ट बी केप्ट आउट ऑफ द क्रैंकेस एज फार एज पॉसिबल ड्यू टू डेंजर ऑफ कंटामिनेशन ऑफ क्रैंकेस लुब्रिकेशन वाइल बाय वाटर लीकेज। इन अदर वर्ड हम लोग कह सकते हैं कि जैकेट कूलिंग वाटर एंड पिस्टन कूलिंग सिस्टम शुड बी हैव सेपरेट विच हैविंग देयर ऑन पम्प्स एंड कूलिंग पाइपिंग। टेलीस्कोपिक पाइप जो पुराने सल्जर इंजन होते थे RL भी तक, उसमें हम लोग पिस्टन जो होता था वाटर से कूल, तो वहाँ भी टेलीस्कोपिक पाइप जो होता था, तो पाइप भी अलग होगा
और पंप भी अलग होगा, और अरेंजमेंट ऐसा रहना चाहिए कि क्रैंकेस ऑयल से मिक्स नहीं होना चाहिए। और हम लोग जब इंजन को बंद करेंगे तो ड्रेन होने के लिए अलग से ड्रेन टैंक भी होना चाहिए, और ड्रेनिंग रेगुलरली करना पड़ता था। तो ये दूसरा एडवांटेज हो गया। और कोरोजन का तो हम लोग जान रहे हैं कि कोरोजन भी हो चांस है होने का, इसलिए तो हम लोग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा इसका। तो 3 डिसएडवांटेज यहाँ पर पढ़ लिए। कोरोजन, तो उसके लिए ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ड्रेन टैंक होना चाहिए अलग से, जो इंजन बंद होगा तो ड्रेनिंग करना पड़ेगा रेगुलर इंटरवल टाइम में। और पहला कि क्रैंकेस ऑयल से वाटर मिक्स ना हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन फीड वाटर ऑफ एन ऑक्सिलरी बॉयलर मेंटेन एट एक्सेप्टेबल लिमिट। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर, पार्टिकुलर टेम्परेचर रखते हैं, प्री हीट रखते हैं, ताकि ऑक्सीजन न रहे। इसके लिए क्या करता है कि जो आपका बॉयलर है उससे पहले फीड पंप होता है, उससे पहले ये सक्शन कहाँ से लेता है, हॉट वेल से लेता है। हॉट वेल में हम लोग टेम्परेचर कितना रखते हैं, मिनिमम 75 और उससे ज़्यादा रखते हैं 80 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि अगर कोल्ड वाटर रहेगा उसमें ऑक्सीजन रहेगा, और प्री हीटेड रहेगा तो ऑक्सीजन बॉयल होके बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग प्री हीटेड रखते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, हॉट वेल में हम लोग प्री हीटेड रखते हैं। तो आंसर आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन इज लिबरेटेड बाय मेंटेनिंग द हाईएस्ट प्रैक्टिकल फीड वाटर टेम्परेचर। ओके, ये कहाँ पे होगा, हॉट वेल में होगा। इस हॉट वेल से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन आते हैं, क्लास 4 में भी आ सकता है। टेम्परेचर इन हॉट वेल इज मेंटेन्ड मोर देन 80 डिग्री सेल्सियस बट नॉट लेस देन 75 डिग्री सेल्सियस फॉर कोरोजन एंड थर्मल स्टेशन। कोरोजन किस कारण होगा, ऑक्सीजन के कारण। तो ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। थर्मल स्ट्रेस, अगर हम लोग कोल्ड वाटर यूज कर देंगे, बॉयलर में जाएगा तो थर्मल स्ट्रेस को बॉयलर पर होगा, इसीलिए हम लोग हॉट वाटर रखते हैं। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि वी डू नॉट यूज वाटर डायरेक्टली फ्रॉम हॉट हाइड्रोफोर बिकॉज एज वी नो डेट हाइड्रोफोर में वाटर कोल्ड रहेगा, तो वो कोल्ड में क्या होगा, ऑक्सीजन रहेगा, और ऑक्सीजन अगर बॉयलर में जाएगा तो कोरोजन होगा। ओके, तो इसलिए हम डायरेक्टली हाइड्रोफोर से नहीं यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए 2 स्ट्रोक मरीन डीजल इंजन इफ द ओवरिंग फॉर जैकेट कूलिंग वाटर सीलिंग इज लीकेज। आपका जो सिलेंडर है, सिलेंडर जो अपना बॉडी से इंजन से कनेक्टेड रहता है, तो वहाँ पर 2 ओरिंग रहेगा आपका, ठीक है। ओरिंग के बीच में टेलटेल होल होता है। तो ये टेलटेल होल का क्या काम है, ये आपका सिलेंडर है, और जहाँ पे जैकेट वाटर जाता है और बॉडी से कनेक्ट होता है इन टेम्परेचर से, तो 2 ओरिंग होते हैं और बीच में आपका टेलटेल होल होता है। तो टेलटेल होल का काम क्या है, टेलटेल होल का काम है कि वाटर विल कम आउट थ्रू टेलटेल होल प्रोवाइडेड बिटवीन 2 ओरिंग। 2 ओरिंग के बीच में जो वाटर प्रोवाइडेड है उसे वाटर बाहर आएगा, समझे, क्योंकि वाटर का चांस है क्रैंकेस में जाना, और क्रैंकेस में वाटर नहीं जाना चाहिए। वाटर विल नॉट मिक्स विथ क्रैंकेस ऑयल, इसीलिए टेलटेल होल प्रोवाइडेड रहता है 2 ओरिंग के बीच में। यह लीकेज फाइंड करने के लिए ही रहता है। अब एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, वेयर द कूलिंग वाटर स्पेस इज फॉर्म बिटवीन द इंजन फ्रेम एंड जैकेट। जैकेट और इंजन फ्रेम के बीच में जो स्पेस रहेगा वहाँ पे चांस रहता है क्या कि अगर लीक हुआ तो कंटेमिनेट किससे हो जाएगा, क्रैंकेस से। इफ़ द सीलिंग ओरिंग वेयर फेल, ओरिंग क्या होता है, रबर का होता है, अगर वो किसी कारण फेल हो गया तो चांस है कि मिक्स हो जाए। तो एज ए वार्निंग टेलटेल होल्स आर लेड फ्रॉम बिटवीन ओरिंग टू द आउटसाइड ऑफ इंजन। ये वाटर बाहर आएगा तो लीकेज पता चल जाएगा कि ओरिंग में प्रॉब्लम है। तो टेलटेल होल का मेन पर्पस ही है, टेलटेल होल इज लोकेटेड इन द लाइनर बॉडी टू बी ए साइन ऑफ वाटर लीक फ्रॉम द वाटर जैकेट अराउंड द लाइनर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लूब ऑयल पंप यूज इन ए डीजल इंजन इज। ये मेनली आपका क्या रहेगा, लूब ऑयल पंप गियर पंप ही होता है। कहीं कहीं सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल पंप का डिसएडवांटेज है क्योंकि
मेन डिसएडवांटेज सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्राइमिंग है। अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप अगर लूब वाल पंप में यूज करेंगे और किसी कारण बस प्राइमिंग नहीं रहा तो मेन बेरिंग में प्रेशर, अगर थोड़ा सा भी रनिंग इंजन पे प्रेशर ड्रॉप होगा पूरा बेरिंग ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप नहीं यूज करते हैं। ओके। और सेकंड रीज़न ये भी है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप जब चालू होगा तो वो हाई स्पीड से चालू होगा तो यहाँ पर फ्लोट फॉर्मेशन होगा, फेन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें एयर बबल आपका डेवलप हो जाएगा और एयर बबल कहीं कहीं आपके पाइपलाइन में डेवलप हो जाएंगे, वो भी सक्शन छोड़ने का एक रीज़न बन सकता है। इसीलिए हम लोग गियर पंप ही यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायर टू लाइटिंग ऑफ ए कोल्ड ऑटोमेटिकली फायर्ड ऑक्सिलरी बॉयलर सबसे पहले क्या चेक करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे वाटर लेवल। बॉयलर का वाटर लेवल हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे, क्योंकि अगर वाटर लेवल कम रहा तो प्रॉब्लम हो सकता है हमारा। अब जैसे क्लोज द एयर कॉक वंस फायर आर लाइट, ये तो हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। अगर नहीं भी करेंगे तो उससे क्या होगा, ये स्टीम बाहर आएगा। ब्लो डाउन द गेज ग्लास, अगर गेज ग्लास हमारा दोनों सही वर्किंग कर रहा है तो गेज लेवल तो चेक कर दिखाएगा। तो हम लोग मेन तो चीज़ है कि हम लोग को लेवल दिखना है। अगर लेवल दोनों गेज ग्लास में, हम लोग जानते हैं कि गेज ग्लास 2 होता है बॉयलर में, क्यों होता है इसका डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि गेज ग्लास में वाटर क्यों ओपन करते हैं हम लोग। फर्स्ट सेफ्टी डिवाइसेस सारे बनाए हुए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप पढ़ सकते हैं। तो गेज ग्लास का ब्लो डाउन भी ज़रूरी नहीं है उतना, अगर लेवल दोनों सही दिखा रहा है तो हम लोग क्यों गेज ग्लास को। क्रैक द स्टीम स्टॉप टू एश्योर प्रोटेक्टिव स्टीम फ्लो, ये भी नहीं होगा। सबसे फर्स्ट होगा जब हम लोग लाइटिंग ऑफ कर रहे हैं तो हम लोग वाटर लेवल चेक करना है, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट है स्टीम प्रेशर कंट्रोल फॉर EST 2 सेकेंड बॉयलर ई अचीव्ड बाय, इसका तो आपका सिंपल है, गैस टेम्पर इन बॉयलर अपटेक लगा हो रहता है, उससे हम लोग टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं EST बॉयलर में। ओके। नाउ द कोटिंग विच इज प्रोवाइडेड ऑन द वाल्व स्टीम ऑफ एग्जॉस्ट वाल्व फॉर मॉडर्न डीजल इंजन, इसका आंसर आपका स्टेलाइट होगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कोटिंग, तो कोटिंग किसका रहेगा? कोटिंग स्टेलाइट का रहेगा। अगर पूरा बॉडी बनाया जाएगा तो आपका निमोनिक का बनाया जाएगा। अगर पूरा फुल बॉडी ऑफ एग्जॉस्ट वाल्व बनाया जाएगा तो निमोनिक का। बट अगर कोटिंग पूछे तो स्टेलाइट होगा। हम लोग कोटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे निमोनिक अगर हम लोग फुल्ली बनाते हैं तो कॉस्टली पड़ जाता है मैन्युफैक्चर को, इसीलिए हम लोग स्टेलाइट यूज करते हैं ताकि मैन्युफैक्चरर कॉस्ट कम पड़ जाए। और हम लोग का जो चाहिए, हम लोग कोटिंग क्यों प्रोवाइड करते हैं? कोरोजन से बचने के लिए। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ कि जो ट्रेडिशनल मटेरियल यूज हम लोग करते थे जो मैन्युफैक्चर 2 स्ट्रोक इंजन के लिए, वो स्टेनलेस स्टील यूज करते थे, स्टेलाइट लेयर इंसर्टेड द सीटिंग सरफेस। और जो नया आया सल्जर मैंने BMW इंजन, उसमें क्या होता है, निमोनिक फुल्ली बनाया जाता है, जो वाल्व फुल्ली। बट मैन्युफैक्चरर कॉस्ट बचाने के लिए हम लोग स्टेलाइट कॉस्ट करते हैं, कहाँ पे, स्टेम पे, और कहीं कहीं वाल्व सीट पर भी करते हैं। ओके। तो निमोनिक कोटिंग प्रोवाइड क्यों किया जाता है? वाल्व कोरोजन से बचने के लिए। अब कोटिंग पूछेगा तो स्टेलाइट ही होगा। और निमोनिक हम लोग बॉडी, वो जो अपना एग्जॉस्ट वाला है, फुली अगर बनाएंगे तो निमोनिक का बनाते हैं, निमोनिक एलॉय का। लेकिन अगर लोग कोटिंग की बात करें तो स्टेलाइट कोटिंग होगा, इसका आंसर बी होगा। वीडियो में आज इतना ही, नेक्स्ट पार्ट 3 नेक्स्ट आएगा।